Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is civics, chapter number 3, the Indian judiciary. The Chief Justice of the Supreme Court and other judges can be removed from the office through the process of impeachment. A judge may also resign from his post by writing to the President of India. The President can also terminate a judge on the basis of proved misbehavior or incapacity. No judge of the Supreme Court has been terminated from the office through the process of impeachment till date. चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट और अदर जजेस होते हैं वो उन्हें ऑफिस के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है कोई भी अभियोग के तहत में। और जो जज होते हैं वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। एक राइटिंग में लेटर देना होता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट या फिर उसे हटा भी सकता है। यहाँ पर अगर प्रूफ हो जाता है कि उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है तो वो उसे हटा सकता है। एंड कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट का नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड यानी कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो वो उन्हें ऑफिस के थ्रू से भी यहाँ पर अभियोग के थ्रू हटाया जा सकता है डेट तक, जो भी तय की गई है डेट वहाँ तक। सैलरीज एंड अदर अनाउंसेस यानी कि जो भी सैलरीज होती है और दूसरे भर्ते होते हैं उनके बारे में बताया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर पेड हाई सैलरीज। बिसाइड हाई सैलरीज दे आर ऑल्सो एंटाइल्ड टू रेंट फ्री accommodation and other announces. Their salaries are charged from the consolidated fund and cannot be reduced except during the year of financial emergency. The objective behind this is to prevent any type of corruption. सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें हाई सैलरीज पे की जाती हैं और जो हाई सैलरीज होती हैं वो रेंट फ्री होती हैं और उनके दूसरे अनाउंसेस भी दूसरे भर्ते भी दिए जाते हैं। उनकी जो सैलरी होती है वो फंड से चार्ज की जाती है, कोई भी कटौती नहीं होती है उसमें। जो भी कि जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसीज होती हैं उसके तहत कोई कटौती नहीं होती है। उसके साथ ही जो पीछे के विकल्प होते हैं उसमें कोई भी जैसे किसी टाइप का करप्शन या है उस पर रोक होती है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियाँ। The Supreme Court of India has to perform specific function within the jurisdiction and provided by the Constitution. The functions can be elaborated under the following heads. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो परफॉर्म करता है एक विशेष फंक्शन जो उसको दिए जाते हैं, तो जो संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और ये फंक्शंस नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि मूल न्याय अधिकार। Under original jurisdiction and Supreme Court deal with those cases which come directly under its jurisdiction. These cases may related to A. Central state disputes. B. Disputes between various states. C. The case involving the violation of fundamental rights. अब यहाँ पर जो हमारे मूल न्यायाधिकार हैं उसके तहत सुप्रीम कोर्ट डील करता है उन केसेस के साथ में जो इस ज्यूरिडिक्शंस के अंदर में होते हैं, अंडर होते हैं, न्याय अधिकारों के अंदर होते हैं। ये केसेस हैं केंद्रीय राज्य के जो भी विवाद होते हैं उन्हें वो सॉर्ट करता है और जो भी विवाद होते हैं अलग स्टेट्स के उनको भी सॉर्ट करता है। और जैसे कई बार क्या होता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसे केसेस में भी वो शामिल रहता है। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन यानी कि अपील न्यायिक क्षेत्र। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया व्हेन समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, ही or she may ask the Supreme Court to review the judgment. The Supreme Court may reconsider the case. This is called appellate jurisdiction of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च कोर्ट है न्यायपालिका का, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। और जब कोई सेटिस्फाइड नहीं रहता है उसके डिसीजन से, हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अपने केस को रिकन्सिडर कर सकता है, जिसे हम अपेलेट ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है रिट ज्यूरिडिक्शन यानी कि लिखित न्याय अधिकार। The Supreme Court is the guardian of our fundamental rights. When someone feels that their fundamental rights are violated
or they are deprived of their fundamental rights, they can directly file a petition in the Supreme Court for redressal. The Supreme Court then gives a special order in the form of a writ to get the fundamental rights implemented. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ गार्डियन मानवाधिकार की रक्षा करता है. यदि कोई महसूस करता है उसके मानवाधिकारों में नहीं हिंसात्मक वो हो रहा है, नहीं उसकी सुरक्षा हो रही है, तो वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है, वहाँ अर्जी डाल सकता है. उसके लिए स्पेशल लिखित में फंडामेंटल के लिए कोई कानून लागू होता है. नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी कि सलाह न्याय अधिकार. इन एडिशन to the above discussed function of the Supreme Court, sometime it has to perform advisory function also. Sometime the President of India can refer any matter of public importance to the court for its advice. However, the President is not bound to accept the advice suggestion made by Supreme Court. अब यहाँ पर जब कुछ भी जैसे उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है किसी टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, तो कई बार क्या होता है कि कुछ एडवाइजरी रोल प्ले किया जाता है. कुछ जैसे कई बार प्रेसिडेंट जो होता है वो रेफ़र करता है कई मैटर्स को, पब्लिक की इम्पोर्टेंस देते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए एडवाइस लेता है. और प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होता है, वो किसी की भी एडवाइस या सजेशन अगर उसमें ठीक होती है तो वो ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की. नेक्स्ट है द हाई कोर्ट. The Constitution of India also provide for establishment of the High Court in each state. At state level, it is the highest organ of judicial administration. There are 21 High Courts in India for 28 states and 7 union territories. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो प्रोवाइड करवाता है स्टेब्लिशमेंट, यानी हाई कोर्ट की स्थापना हमें प्रोवाइड करवाता है राज्य पर और राज्य स्तर पर, जो एक हाईएस्ट यानी उच्च ऑर्गन है न्यायपालिका का. अब यहाँ पर 21 जो है हाई कोर्ट होते हैं 28 स्टेट के लिए, और 7 जो है केंद्र प्रशासित देश होते हैं. मीन्स 28 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित देशों के लिए 21 हाई कोर्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं. द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स पावर विद इन द territorial jurisdiction of the concerned state. However, the parliament has been given the power of putting even more than one state under one high court. For example, Punjab and Haryana have a common high court at Chandigarh. अब यहाँ पर जो कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट जो है वो कार्य करता है एक यानी केंद्र प्रशासित न्यायपालिका के तौर पर यहाँ ध्यान दिया जाता है, जबकि पार्लियामेंट में जो भी पावर्स इसको दी जाती हैं उससे ज़्यादा जो स्टेट के अंडर में होती है, हाई कोर्ट के अंडर में होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब, हरियाणा और जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं वो है हाई कोर्ट चंडीगढ़. अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि जो भी नियुक्ति दी जाती हैं हाई कोर्ट के जजेस की. लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑल्सो हैव अ वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. यानी कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो राज्य स्तर पर होते हैं, और इसमें एक तो चीफ जस्टिस होता है और दूसरे अदर जजेस होते हैं, और जो जजेस की संख्या होती है वो हाई कोर्ट में राज्य टू राज्य देखी जाती है. द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the governor of that particular state for the selection of other judges. The president may also consult the chief justice of the concerned state. चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के वो राज्य में अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं एंड गवर्नर से पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी उनका जो सिलेक्शन होता है, अदर जजेस का जो सिलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस से, कंसर्न कर सकता है किसी भी राज्य के. नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की जो भी सेक्शन योग्यताएं हैं जज के लिए. इन ऑर्डर टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट अ कैंडिडेट, जज बनने के लिए हाई कोर्ट के कैंडिडेट के लिए देखिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए. शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, must have at least 10 years of experience as an advocate in the state,
must be a well-known writer in the field of a law or a distinguished jurist. अब देश का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे एज एन एडवोकेट राज्य स्तर पर, और भली भांति जो है राष्ट्रपति की नज़र में वो प्रशिक्षित होना चाहिए. नेक्स्ट है टेन्योर यानी समयकाल. द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 years. They may resign from their office in writing. They can also be terminated from their office through the process of impeachment. यानी कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के और ऑफिस में जो उनकी एज होती है वो कम से कम 62 साल होती है, और जब वो रिज़ाइन करते हैं या उन्हें ऑफिस की तरफ से राइटिंग में दिया जाता है, और अगर उन्हें हटाया भी जाता है ऑफिस की तरफ से या फिर अभियोग के प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है. नेक्स्ट है सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, यानी कि जो सैलरीज होती है या और फिर दूसरे भत्ते होते हैं उसके बारे में बताया है. द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट are paid high salaries and the other allowances fixed by the parliament from time to time. They are also entitled to free accommodation. The president can transfer the judges of the high court from one high court to another in consultation with the chief justice of India. यानी कि चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें उच्च सैलरीज पे की जाती है और दूसरे भत्ते दिए जाते हैं वो अलग और फिक्स होती है, वो पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम उन्हें दिया जाता है. और दूसरी बात की है यदि जो प्रेसिडेंट होता है वो उनका ट्रांसफ़र भी जजेस का करवा सकता है हाई कोर्ट का जैसे दूसरे हाई कोर्ट में, और उसके लिए उसे कंसलेशन की ज़रूरत पड़ती है यानी कि सलाह की, तो वो दूसरे चीफ जस्टिस से ले सकता है. नेक्स्ट है फंक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि जो भी कार्य और शक्तियाँ होती हैं हाई कोर्ट की उससे बताया गया है. द हाई कोर्ट डील with those cases which fall within the jurisdiction of a state. Some of the most important function performed by a high court are as follow. हाई कोर्ट जो होते हैं वो उन केसेस के साथ डील करते हैं जो विद इन जुरिडिक्शन यानी कि न्यायपालिका में काफ़ी नीचे होते हैं राज्य में, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. नंबर 1 है ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि मूल न्यायाधिकार. Indian Constitution under Article 226 empower the High Court to issue a writ to any person or authority within its jurisdiction for the enforcement of fundamental rights or against their violation. It also hear directly the dispute related to the state election. यानी कि जो भारतीय संविधान होता है हमारी धारा 226 के तहत में जो हाई कोर्ट होते हैं कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पर्सन के या फिर अथॉरिटी के होते हैं, अधिकारों के होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के होते हैं, उनके अगेंस्ट जैसे हिंसात्मक कुछ अपनाया जाता है तरीका, तो इस तरीके से वो विवादों को सॉर्ट करता है जो कि राज्य इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट है अपीलेट जुरिडिक्शन यानी कि अपील न्यायिक क्षेत्र. द हाई कोर्ट हियर्स appeals on both civil and criminal cases against the decision of subordinate courts and reviews their judgment. The High Court has the power to give fresh verdict in such cases. यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं वो कुछ ऐसे दोनों केसेस को सुनते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस, और इसके अगेंस्ट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो अपना डिसीजन देता है. एंड कुछ ऐसे रिव्यूज़ होते हैं उनके जजमेंट के मतलब बिहाफ में, और हाई कोर्ट जो होता है उसको पावर दी जाती है, शक्तियाँ दी जाती हैं कि वो मतलब फ्रेश जजमेंट दे सके इन केसों के लिए. नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन यानी कि सलाह न्यायाधिकार. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट एंड एक्सटेंड इट्स पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ आर ऑल कोर्ट्स इन इट्स जुरिडिक्शन except those dealing with the armed forces operating within its territorial jurisdiction. Under Article 228, the High Court can also supervise the functioning of the subordinate court. It enjoys the powers of judicial review like the Supreme Court of India. यानी कि अगर देखेंगे 227 आर्टिकल के अनुसार तो भारतीय संविधान जो है जिसमें हाई कोर्ट बढ़कर उसकी शक्तियां जो है काफ़ी हो गई हैं. सुपरिटेंडेंट जो है वो सभी कोर्ट्स के न्याय को देखता है, वो किस तरीके से डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं.
ठीक है। और 228 के आर्टिकल के तहत में, धारा के तहत में हाई कोर्ट जो होता है वो सुपरविजन करता है, यानी देखता है किस तरीके से जो सबॉर्डिनेट का फंक्शन चल रहा है, कार्य चल रहा है, और वो उनकी शक्तियों को, वो जो उनकी शक्तियाँ होती है वो उन्हें इंजॉय करते हैं। जैसे कि कुछ रिव्यूज़ हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ कोर्ट। द कोर्ट at district level and below are termed as subordinate court. The high court is the highest court at state level, followed by the district courts at the district level. There are several levels of court at the district level. The district court in a district also act as session court. यानी कि जो कोर्ट होता है वो जिला स्तर पर यहाँ पर होता है, और उसके नीचे जो टर्म होती है सबॉर्डिनेट की, और जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी हाईएस्ट कोर्ट होते हैं वो स्टेट स्तर के, और जिन्हें फॉलोड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जो कि जिला स्तर पर होता है। और कई सारे स्तर होते हैं कोर्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो जिला तौर पर ही कार्य करता है, यानी कि एक्ट करता है। नेक्स्ट है रिवेन्यू कोर्ट, यानी कि जो हम टैक्स भरते हैं उससे रिलेटेड कोर्ट होते हैं, जहाँ पर इन्हीं केसेस की सुनवाई होती है। केसेस रिगार्डिंग पेमेंट, एग्जांपल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स एंड एनी काइंड ऑफ मनी आर डेल्ट विद बाय द रिवेन्यू कोर्ट। यानी कि इसमें क्या है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड या कलेक्शन से रिलेटेड, ज़मीन से, टैक्सेस, प्रॉपर्टी, इस तरह के जो केसेस हैं इस रिवेन्यू कोर्ट में सुने जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रिवेन्यू कोर्ट, यानी कि रिवेन्यू कोर्ट की संरचना। द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इज द अपेक्स रिवेन्यू अथॉरिटी कोर्ट एट द स्टेट लेवल। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की जो है सर्वोच्च जो अथॉरिटी हैं, अधिकार हैं, वो राज्य स्तर पर हैं। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कोर्ट के हैं वो जिला स्तर पर हैं। बिलो देम आर कोर्ट्स ऑफ तहसीलदार एंड न्यायब तहसीलदार, और जो इसके नीचे कोर्ट्स होते हैं वो तहसीलदार और न्यायब तहसीलदार होते हैं। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत प्रोवाइड जस्टिस एट द विलेज लेवल। It can give its judgment on petty criminal and civil cases. Decision taken by the न्याय पंचायत can be challenged in the higher court. अब यहाँ पर जो न्याय पंचायत है वो भी न्याय प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, और इनका जो जजमेंट होता है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस के लिए होता है। उनका डिसीजन जो होता है न्याय पंचायत का, उसे चैलेंज किया जा सकता है हायर कोर्ट में। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत वर सेटअप इन इंडिया इन 1985 फॉर प्रोवाइडिंग अ चीप एंड स्पीडी जस्टिस टू द पुअर। When in New Delhi it met for the first time, it solved 150 cases in a single day. Lok adalats are also presided over by a retired judge and two other members as normal court. The working procedure of the Lok Adalat is very simple. The parties involved in dispute may plead their cases without advocates. These court provide quick justice by the resolving cases in the court on the spot. The cases are resolving through mutual understanding. No appeal can be made against the decisions of the Lok Adalats. अब लोक अदालत जो होती है वो सेटअप हुई थी भारत में 1985 में, और इसमें बहुत सस्ते और जल्दी तरीके से न्याय मिलता है गरीब लोगों को। और जब ये दिल्ली में फर्स्ट टाइम मिले तो इसमें कम से कम देखा गया कि 150 केसेस सिंगल डे में सॉल्व किए जाते हैं। लोक अदालत जो है वो जब उनमें वो जजेस होते हैं जो रिटायर जज होते हैं, और उनके साथ दो अदर जजेस भी जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल कोर्ट के। और ये वर्किंग जो इनका प्रोसीडर होता है वो लोक अदालत का बहुत ही सिंपल होता है, और यहाँ जो भी पार्टीज विवाद की इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, तो उनको बिना किसी एडवोकेट के, बिना वकील के यहाँ पर केस सॉल्व किए जाते हैं। और ये कोर्ट जो होते हैं बहुत ही जल्दी न्याय दिला देते हैं दोनों को एट द मोमेंट। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही समझदारी के साथ इन केसेस को सॉल्व किया जाता है, और कोई अपील या किसी के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लिया जाता है इस लोक अदालत में।